Hello, hi friends, myself Govind Sani. You are watching LogM, LatM for Mathematics. Guys, अब हम हमारे लेक्चर सीरीज में आगे बढ़ते हैं. हमने थ्योरम पर ऑलमोस्ट काम पूरा कर लिया है. आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या होती है NLPP यानी कि नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. तो मोस्ट जनरली एक नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इस फॉर्मेट में होती है. तो आइए देखते हैं ये फॉर्मेट क्या है और इसको नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग हम कब कहेंगे. तो देखिए, जब हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो, इस फॉर्मेट में हो z इज इक्वल टू सी x1 x2 डॉट 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 xn, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो n वेरिएबल यानी कि जो भी अगर 2 3 4 n है ना वेरिएबल्स में एक फंक्शन हो जो क्या हो सकता है, नॉन लीनियर हो सकता है. ठीक है, अभी हम कुछ नहीं कहेंगे कि लीनियर है कि नॉन लीनियर है. ठीक है, तो ये मे बी लीनियर मे बी नॉन लीनियर. ठीक है, और साथ में कंस्टेंट्स a1 x1 x2 xn पर डिपेंडेंट लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन v1, इसी तरह से a2 और am. ठीक है, m कंस्टेंट्स है हमारे पास और ये जितने भी x हैं, जितने वेरिएबल्स है वो सब ग्रेटर देन 0 है, नॉन नेगेटिव है. ठीक है, तब इस तरह के फॉर्मेशन में किसी प्रॉब्लम को हम नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहेंगे यदि क्या हो जाए, या तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, या फिर कोई कांस्टेंट. ठीक है, या तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन या कोई कांस्टेंट. ठीक है, या फिर दोनों. ठीक है, बोथ आर नॉन लीनियर. जब या तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन नॉन लीनियर हो जाए, ठीक है, यानी उसमें x1 x2 x3 की पावर मोर देन 1 आ जाए. ठीक है, या फिर किसी कांस्टेंट में ऐसा हो जाए कि x की या x2 की या x3 की या xn की पावर मोर देन 1 हो. ठीक है, या फिर दोनों में ऐसा हो कि यहां पर भी किसी वेरिएबल की पावर मोर देन 1 है और यहां पर भी है. ठीक है, तो इन तीनों ही केसेस में क्या कहलाएगी, ये प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम नॉन लीनियर कहलाएगी. ठीक है, नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. ठीक है, यानी एनएलपीपी क्या होती है, यदि ऑब्जेक्टिव फंक्शन या कांस्टेंट या दोनों में, ठीक है, कोई नॉन लीनियर वेरिएबल आ जाता है तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है, नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हो जाती है. अब इस प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का कैनोनिकल फॉर्म होता है, वो क्या होता है देखिए, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ एनएलपीपी. इसमें क्या होगा कि हम फिक्स कर देंगे कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमाइजेशन का हो, ठीक है, और जो कांस्टेंट है वो लेस देन इक्वल्स टू के हो. तब ये प्रॉब्लम यानी एक नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का वो जो फॉर्म होगा वो कैसा कहलाएगा, कैनोनिकल फॉर्म. क्या होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन का और जो कांस्टेंट्स है वो लेस देन इक्वल्स टू के होने चाहिए. ठीक है, तब उस सिचुएशन में ये जो नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग है वो क्या कहलाएगी, नॉन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. तो ये था कुछ बेसिक डेफिनेशंस. अब हम इस नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बारे में एक आपको बात बताते हैं कि नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं है. ठीक है, अलग अलग मेथड्स हैं अलग अलग सिचुएशन के लिए. ठीक है, तो आइए देखते हैं. उसमें पहला मेथड ग्राफिकल मेथड, ठीक है, टू सॉल्व एनएलपीपी. सो देखते हैं इस क्वेश्चन को जो कि नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, उसको हम ग्राफिकल मेथड से किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. तो देखिए दोस्तों, क्या है कि इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो यहाँ पे x1 और x2 की पावर 1 1 है. दैट मींस ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो यहाँ पे क्या है, लीनियर है. ठीक है, हम फर्स्ट कांस्टेंट की बात करते हैं तो उसमें x1 x2 दोनों की पावर 2 है. ठीक है, तो यहां से नॉन लीनियर हो जाता है. और मैंने जो आपको नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बताई थी क्या होती है, उसमें ये था कि या तो कोई कांस्टेंट या ऑब्जेक्टिव फंक्शन या दोनों, ठीक है, क्या हो जाए, नॉन लीनियर हो जाए, तो प्रॉब्लम क्या होगी, नॉन लीनियर होगी. तो यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट नॉन लीनियर है. इसकी बात करो तो दो का प्रोडक्ट है ना, वेरिएबल x1 और वेरिएबल x2 का प्रोडक्ट है, तो ये भी नॉन लीनियर है. ठीक है, क्योंकि नॉन लीनियर होने के लिए या तो पावर मोर देन 1 हो या प्रोडक्ट दे रखा हो. ठीक है, तो प्रोडक्ट है, दैट मींस ये भी नॉन लीनियर है. तो दोनों कांस्टेंट नॉन लीनियर है, बट हमारा जो गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो लीनियर है. ठीक है, तो ये क्या है, अनफॉर्चुनेटली एक नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है. अब देखिए ये है कैनोनिकल फॉर्म में भी, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन में है और इसके कांस्टेंट लेस देन के. ठीक है, अब देखिए इसका सॉल्यूशन. तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो कांस्टेंट्स है, ठीक है, उन पर विचार करना होगा और कांस्टेंट्स को क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा. तो हमारे पास पहला कांस्टेंट है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 20. अगर मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि ये जो इक्वेशन है वो एक डिस्क का इक्वेशन है. डिस्क यानी कि एक तरीके का थाली. ठीक है, एक तरीके की थाली, प्लेट. ठीक है, गोल गोल. ठीक है, तो ये डिस्क का इक्वेशन है. तो इसकी ड्राइंग कैसे आएगी, देखिए बिल्कुल थाली की तरह गोल गोल. आइए देखते हैं कैसे. ये हमारी एक्सिस हमने बना ली, ये x1 एक्सिस है, ये x2 एक्सिस है. ठीक है, एक्सिस x1 और एक्सिस x2. तब देखिए इस डिस्क या इस थाली का जो इक्वेशन है उसका जो रेडियस है वो क्या है, रेडियस है √20. जैसे सर्कल का रेडियस होता है वैसे ही डिस्क का रेडियस भी होता है. कोई नहीं, बस सर्कल और डिस्क में इतना सा अंतर होता है कि सर्कल में इक्वलिटी होती है, यहाँ पे इनइक्वलिटी है. ठीक है,
और देखो ये क्या है, x1 और x2 क्या है, स्क्वायर्स में दे रखे हैं। तो यहाँ पर जैसे सर्कल का यहाँ से क्या बता सकता हूँ, ओरिजिन 0 0 है, वैसे डिस्क का ओरिजिन भी क्या रहेगा, 0 0 रहेगा। ठीक है, तो ओरिजिन क्या है इसका, ओरिजिन सॉरी सेंट्रल, ठीक है, इसका सेंटर क्या है, सेंटर ओरिजिन है 0 0 है। ठीक है, इस डिस्क का जो सेंटर है वो 0 0 है, इसकी रेडियस √20 है। आइए इसको ड्रॉ करते हैं। तो मैंने यहाँ मान लिया, यहाँ को √20 वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर √20 वैल्यू है। ठीक है, माइनस में, यहाँ पर √20 है माइनस में, यहाँ पर √20 है प्लस में। ठीक है, तो आइए ये सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो कैसा बनेगा, इस तरह से बन जाएगा, या कहूँ कि मैं डिस्क ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखिए। ठीक है, लगभग ऐसा ही बनेगा, मेरी ड्राइंग पर मत जाओ ज्यादा। ठीक है, हालांकि थोड़ा अजीब सा है। तो ये इसको मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब होगा क्या कि लेस देन कारण इसके अंदर वाला जो रीजन है ना वो हमारा फिजिबल रीजन होगा। ठीक है, अंदर की तरफ रीजन होगा, लेकिन अभी उसको हम ड्रॉ नहीं कर रहे। तो देखिए अब सेकंड क्या है, x1 x2 = 8। ये क्या है, एक हाइपरबोलिक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन है। ठीक है, ये क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन है। और देखिए इस तरह की जो भी इक्वेशन होती है, ठीक है, मोस्ट जनरली मैं आपको बता देता हूं कि xy = एनी कांस्टेंट a, इस तरह की इक्वेशन का हमेशा ड्राइंग जो है वो इस तरह का बनेगा। ठीक है, अगर ये x और y प्लेन है तो ये हमेशा ध्यान रखना है, इसका हमेशा इक्वेशन ऐसा, एक डायग्राम ऐसा आता है, तो इसका भी लगभग ऐसा ही आएगा। ठीक है, तो ये इसको यहाँ से मैं एक बार √20 मिटा देता हूँ, हालांकि हमें पता है ये √20 है। तो इसका देखिए मैं डायग्राम भी बनाता हूँ, ये देखिए, है ना, इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। ये इनफाइनाइट से आता है, इनफाइनाइट की तरफ ही चला जाता है। ठीक है, इनफाइनाइट से आता है, इनफाइनाइट की तरफ जाता है, क्योंकि आप अगर इसको देखो तो ये यूं ही बनता है। तो ये बना दिया मैंने। अब मुझे क्या निकालना है, ये पॉइंट पता करना है और ये पॉइंट पता करना है। क्यों पता करना है, क्योंकि ये हमारे क्या है, कॉमन पॉइंट्स है दोनों डायग्राम पर। तो देखिए ये पॉइंट कैसे पता चलेंगे हमको, हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से x1 की वैल्यू निकालेंगे। x1 की वैल्यू क्या आ गई है, 8/x2, उसको कहां रख देंगे, इक्वेशन इसमें। तो देखिए क्या मिलता है, 8 8 जा 64/x2 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 20। इसको इक्वल्स टू मान लो एक बार। ठीक है, सहूलियत के लिए इसको इक्वल्स टू मान लो। ठीक है, ये वैसे तो लेस देन है, एक बार इसको इक्वल्स टू ही मान लो, यहां से इक्वल्स टू मान के निकाला अपन ने। अब देखो इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 64 प्लस x2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 20 x2 की पावर 2। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या आ जाता है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखो तो 20 x2 का स्क्वायर, है ना, और सॉरी इस तरह से लिख सकते हैं इसको, x2 का स्क्वायर माइनस 20 x2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में 64 इक्वल्स टू 0। ये x स्क्वायर में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे x की पावर 4 है, तो और यहाँ पे उसका स्क्वायर है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे। तो श्रीधराचार्य मेथड से x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका -20 प्लस माइनस रूट ऑफ इसका स्क्वायर 400, है ना, इसका और इसके कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट और 4 से 2, तो 64 × 4 क्या हो जाएगा, 16 256, तो -256 अपॉन में इसका कोएफिशिएंट का ट्वाइस यानी कि 2। ठीक है, तो 400 में से 256 गए तो देखिए कितने बचते हैं, 256 गए तो 4 यहाँ से 4 यहाँ से और 1 यहाँ से 144। ठीक है, 144 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या बचता है, 20 प्लस माइनस रूट ऑफ 144/2, और 144 क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 12/2। एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। ठीक है, तो देखिए जोड़ने पर तो मुझे क्या मिलता है, जोड़ने पर तो मुझे मिलता है यहाँ पे से 32, उसका आधा कितना हो जाएगा 16। ठीक है, और घटाने से क्या मिल जाएगा, घटाने से मिल जाएंगे यहाँ से 8 और 8 का आधा 4। ठीक है, 16 और 4, और ये किसके इक्वल है, x2 स्क्वायर के। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लो तो x2 क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा इसका रूट यानी कि 4। ठीक है, और इसका रूट 2, तो 2 और 4 क्या आ जाएगा, x2 की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप कहोगे कि भाई आप स्क्वायर रूट ले रहे हो तो इसके प्लस माइनस साइन में आने चाहिए। ठीक है, लेकिन हमने नेगेटिव को नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि x1 और x2 किसे लेना है,
ग्रेटर देन 0, ठीक है, इसलिए 4 और 2 इसके आंसर है। अब इसकी सहायता से और इस इक्वेशन की सहायता से हम इसकी x1 कोऑर्डिनेट भी निकालेंगे। तो जब हम 4 रखते हैं यहाँ पर, ठीक है, x2 की जगह पर, तो 4 से कट के 2 आ जाता है, और जब हम 2 रखते हैं तब x1 की वैल्यू क्या आ जाती है, 2 रखते ही 4, ठीक है। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 2 4, ठीक है, और तो 2 4 कहां मिलेगा, यहाँ पर 2, ठीक है, और उसका y में कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, 4। तो देखिए वो कोऑर्डिनेट यहाँ पर है, ठीक है, 2 4, और ये वाला कोऑर्डिनेट कौन सा हो गया, ये हो गया 4 2, ठीक है, 4 2। वो देखने से लग रहा है ये x की दूरी ज्यादा है तो 4 ये होना चाहिए, और यहाँ पे x की दूरी कम है तो 2 ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हमने फाइंड कर लिए। अब हमारा फिजिबल रीजन क्या हो जाएगा, ये लेस देन का, ठीक है, ये लेस देन का, 0 0 रखो अंदर की तरफ, 0 0 रखो अंदर की तरफ, दैट मींस ये हमारा क्या हो जाएगा, फिजिबल रीजन हो जाएगा। ये देखिए ये हमारा क्या हो गया, फिजिबल रीजन हो गया। इसमें ये पॉइंट हमें पता ही है, यहां से ये पॉइंट हमें पता है, ये पॉइंट और ये पॉइंट हमने निकाल लिए। अब बात करेंगे ड्राइंग के अंदर हम इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन सिंस एक लीनियर फंक्शन है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 2x + 1 3x2, ठीक है, इज इक्वल टू c। जेड बराबर मैंने c मान लिया, ठीक है। ये एक लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। अब ये लाइन हमें क्या करनी होती है, यहाँ पे ड्रॉ करनी होती है। तो मैं क्या करूंगा, इस लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, ठीक है। अभी c के चेंज होते होते लाइन भी चेंज होगी, ठीक है। तो कभी तो ये लाइन, ठीक है, यूं बन जाएगी, कभी ये लाइन यूं बन जाएगी, कभी ये लाइन यूं बन जाएगी, कभी यूं बन जाएगी, कभी ये यूं बन जाएगी, ठीक है, और कभी ये यूं बन जाएगी। तो ये खूब सारे में क्या मिलेगी, यहाँ पे लाइंस मिलेगी, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि इनमें से कौन सी लाइन पर हमें इस फिजिबल रीजन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब उसके दो तरीके हैं, एक तो मैं ये फिजिबल पॉइंट्स इसमें रख दूं, ठीक है, और जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी इसी की वो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, 0 0 रखूंगा, तो यहाँ पे सी की वैल्यू 0, ठीक है, नॉट सुटेबल, फिर मुझे मैक्सिमम चाहिए। एक में क्या कर दूंगा, 4 2 रख दूंगा, ठीक है। तो 4 2 पर क्या आ जाएगी, वो देख लो, 2 × 4 + 3 × 2 बराबर c। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 8, और यहाँ से क्या जाएगा 6, टोटल 14, ठीक है, 14 इज इक्वल टू c। अब एक बार ये पॉइंट रख के देख लो, तो इससे क्या आ जाएगी, 2 2 जा 4 + 4 3 जा 12 इज इक्वल टू c, विच इज 16c, ठीक है। और इसी तरीके से अपन को ये जो पॉइंट्स थे, ठीक है, क्या 0 √20 और √20 0 ये भी रखने हैं, लेकिन इन पर मिनिमम ही रहेगी वैल्यू, ठीक है। तो हमारा जो मैक्सिमम c आएगा वो 16 आएगा, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से 16 रखने पर आएगा। तो ये है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, वो लाइन जो क्या देगी, हमें मैक्सिमम रिजल्ट देगी, और मैक्सिमम रिजल्ट कितना है, 16 है, ठीक है। तो ये है ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन। इसको निकालने का एक तरीका और होता है जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। इसको हम एज इट इज रखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं उसमें हम इसको निकालने का, या यहाँ से जो कैलकुलेशन है इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, बस ये जो कैलकुलेशन इसको करने का नया तरीका बताएंगे आपको, ठीक है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द एग्जांपल इज मैक्सिमाइजेशन z ऑफ 3x1 + 5x2 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट x1 is less than equals to 4, 9x1 square + 5x2 square is less than equals to 216, और x1 x2 का कंडीशन है कि वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होंगे। तो देखिए सबसे पहले ये लीनियर बट ये नॉन लीनियर, इससे पूरी जो प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है वो कैसे हो जाती है, नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब आइए देखते हैं, सबसे पहले ये डायग्राम हमें बनाना होता है कंस्टेंट्स का। तो पहला कंस्टेंट है x1 is less than equals to 4, ठीक है। तो इसका जो डायग्राम है वो x एक्सिस पर, x1 एक्सिस पर क्या हो जाएगा, जो x इक्वल्स टू 4 लाइन होगी वो होगी, यानी ये लाइन हो गई, ठीक है। ये किसके लिए डायग्राम है, इसके लिए। अब बात करते हैं इसकी। तो इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये क्या है, ये एक तरीके की इलिप्टिकल डिस्क है। तो देखिए इसका इक्वेशन ऐसा लिखा जाएगा, x1² 216/9 + x2² 216/5 लेस देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। इससे ये वैल्यू क्या हो जाती है, लगभग 24, और ये वैल्यू 43, ठीक है। आप डिवाइड करके देखिएगा, ये एक इलिप्स का इक्वेशन है, ठीक है, और इलिप्टिकल डिस्क का, क्योंकि लेस देन की इक्वलिटी x2 के अंदर जो नीचे वेरिएबल है वो बड़ा है, दैट मींस हमारी जो फोकस होगी वो x2 एक्सिस पर होगी, ठीक है, जो नाभियां होगी वो x2 एक्सिस पर होगी इसकी। और इसको अगर ध्यान से देखो तो यहाँ इसका रूट क्या होता है, यहाँ पर कट लगाता है, ठीक है। जो वैल्यू यहाँ होती है, अगर हम जनरल इक्वेशन की बात करें तो x1² + x2² b² लेस देन इक्वल्स टू 1, ये होता है जनरल इक्वेशन। इसके अंदर जो ये होता है वो x1 पर कट होता है और ये x2 पर। तो यहाँ पर x2 पर कट कहाँ होगा, इसके रूट पर, ठीक है, √43, और √43 का मतलब 6 और 7 के बीच में। तो ये वैल्यू कहाँ पर है, ये वैल्यू यहाँ पर 6 मान लो, और तो यहाँ पे 7, तो 6 और 7 के बीच की
कोई वैल्यू है, और ये इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये रूट ऑफ 24 4 और 5 के बीच में, ठीक है। तो ये देखिए 4 और 5 के बीच में ये लाइन मैंने गुजारी है, पास की है। मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर का डायग्राम इसलिए बनाया है एक क्वाड्रेंट का कि मुझे मैक्सिमम क्या काम करना है, सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमाइजेशन का काम कहां ढूंढना है, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में, ठीक है। तो मेरा रीजन फिक्स है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे काम करना है, ठीक है, नॉन नेगेटिव रीजन, इसलिए मैंने पूरा डायग्राम नहीं बनाया। तो ये है इसका डायग्राम। अब देखिए यहाँ पर भी लेस देन है, यहाँ पर भी लेस देन है, तो मेरा जो फिजिबल रीजन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये रीजन हो जाएगा, ये जो रीजन है वो मेरा फिजिबल रीजन है। अब आइए देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि मैं एक और तरीका आपको बताऊंगा जिसमें क्या होगा, हम बिना इसको ड्रॉ करे भी काम चला सकते हैं, ठीक है। तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक रफली आइडिया तो लेके चलना पड़ेगा। तो जब मैं 3x1 + 5x2 को इक्वल टू c मान लेता हूं, यानी z इक्वल टू c मान लेता हूं, तब ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, और ये इक्वेशन कैसी है, ऐसी, ऐसे पास होगी, ये देखिए, और क्या करेगी, एक पॉइंट पर यहां पर जरूर क्या करेगी, ये इस डायग्राम को स्पर्श करते हुए जाएगी, इसको क्या करेगी, टच करेगी, ठीक है। और उससे मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पर, ठीक है, जहां पर ये लाइन इसको टच कर रही है, ठीक है, उस पॉइंट पर इसकी क्या निकाल लूंगा, स्लोप निकाल लूंगा, ठीक है। और ये जो डायग्राम जो इलिप्स है, ये इसकी स्लोप निकाल लूंगा और दोनों की स्लोप को इक्वल कर दूंगा, ठीक है। तो मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा जहां पर इसको टच करेगा, ठीक है। तो इसको निकालते हैं। सबसे पहले इसकी स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं, यानी dy/dx निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे y की जगह x2 है तो dx2/dx1, तो इसका dx2/dx1 क्या जाएगा, dx2/dx1, ठीक है। इट इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव 0, ठीक है, और इससे यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे 3 इक्वल टू 0, इसका डेरिवेटिव ये, ठीक है, x1 के रेस्पेक्ट में, और यहाँ से dx2/dx1 की वैल्यू क्या आ जाती है, ये उधर चल जाएगा -3/5, ये आ गई। यहां से निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां से ज्यादा आसान रहेगा, इसको यहां से डेरिवेट कर लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव देखिए क्या आएगा, यहां से देखते हैं, इसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x1 क्या हो जाएगा, 9 का 9, यहां से इंटू में 2x1, ठीक है, इसका 5 2 जा 10 x2 है ना, dx2/dx1, और ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है, इक्वल्स टू 0। और देखिए और सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से dx2/dx1 की वैल्यू क्या आ जाती है, ये उधर चल जाएगा माइनस के 18x1, और ये डिवाइड में 10x2, कट गया, ये कितने बच गए, dx2/dx1 इज इक्वल टू माइनस के 9x1/5x2। ये इसकी स्लोप आ गई, ठीक है, इसकी स्लोप या इसकी स्लोप क्या आ गई, ये आ गई। इन दोनों को इक्विवेलेंट कर लो, ठीक है। तो दोनों स्लोपों का कंपैरिजन करने पर -3/5 इज इक्वल टू -9/5x1/x2, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से कैंसिल 3, तो ये क्या आ जाएगा, x2 इज इक्वल टू 3x1। इस इक्वेशन को क्या करेंगे, हम यूज करेंगे, इस इक्वेशन को कहां रख देंगे, या तो इसमें रख दो, इसमें रख दो, ठीक है, या फिर इसमें रख दो, लेकिन हमें वैल्यू ये देगा तो हमें यहाँ पर रखनी पड़ेगी। इससे कांस्टेंट आएगा, इससे वैल्यू आएगी, तो इससे वैल्यू निकालेंगे। तो x2 की वैल्यू 3x1 कहां रखेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे। तो देखिए क्या मिलता है, 9x1 का स्क्वायर प्लस 5x2 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर यानी कि 9x1 का स्क्वायर, ठीक है, और इंटू में 5 चल रहा है, इज इक्वल टू 216। और सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये 9 से 9 कॉमन, डिवाइड कर दो, x1 का स्क्वायर, ठीक है, 6x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 216/9, जो कि कितने होते हैं, 24, ठीक है। अब 6 से डिवाइड कर दो तो x1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 24/6, ठीक है, 6 चौक 24, ये आ गया x1 का स्क्वायर 4, और यहाँ से x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 इज इक्वल टू, ठीक है, 2, प्लस माइनस का 2 आएगा, लेकिन हमें पॉजिटिव रखना है दोनों को, x1 x2 को। यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या ले लिए, 2 ले ली है। आइए देखते हैं, x1 की वैल्यू 2 आ चुकी है, यहाँ पे वैल्यू रखूंगा तो x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, ठीक है। तो मेरा ये पॉइंट होगा, जो मैक्सिमम वैल्यू देगा वो कौन सा है, 2,6, ठीक है, 2,6, ये क्या देगा मुझे, इस फंक्शन की मैक्सिमाइजेशन वैल्यू दे देगा। यह है प्रोसेस, एक बार वापस बताता हूँ क्या करना होगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसका क्या करना पड़ेगा मुझे, डेरिवेटिव, और ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इनमें से किस कर्व को टच करेगा, ठीक है। इसको करता तो इसकी स्लोप निकालते, लेकिन ये इसको कर रहा है तो इसकी स्लोप निकालिए, पढ़ने दोनों स्लोपों को क्या कर दिया इक्वल, वहां से रिलेशन आया, उस रिलेशन को इस कंस्टेंट में रखा, सॉल्व किया, फाइनली x1 की वैल्यू आई, x1 की वैल्यू को यहाँ पर रख के x2 निकाला, x1 x2 आ गए। इस पॉइंट पर हमें क्या मिलेगी,
मैक्सिमाइज्ड वैल्यू मिलेगी। ये मेथड ज़्यादा अच्छा है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमें नहीं पता होता। यहाँ पे अगर यहाँ इस कर्व के कितने पॉइंटों को मैं टेस्ट कर लेता, ठीक है, वो आसान नहीं है, तो यहाँ पर से ज़्यादा इजी हो गया कि भाई मैंने को डायरेक्ट एक मेथड लगाया और पॉइंट मिल गया, ठीक है, तो ज़्यादा इजी है। वो पिछला मेथड इतना यूजफुल नहीं है, तो आपको इसी को यूज करना है ज़्यादातर, ठीक है। इसके रिटर्न नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, माय सेल्फ गोविंद सनी, यू आर वाचिंग लॉग एम, लेट एम फॉर मैथमेटिक्स।